दोस्तों 4 साल बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बार फिर मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया है। यह मिशन अगर सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले 2019 में लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, जिस वजह से यह मिशन फेल हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्ष में पहुंचने वाला है। इसके लैंडर, विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना बनी हुई है। खास बात यह है कि मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान 2 के समान 70 डिग्री पे है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल रीजन में उतरे हैं। भूमध्य रेखा से कोई भी अंतरिक्ष यान सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट सर्वेयर 7 था। इसने 10 जनवरी 1968 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। यह अंतरिक्ष यान 40 डिग्री साउथ एल्टीट्यूड के पास उतरा था। यहाँ तक कि चीन का चंगाई 4 जो चंद्रमा के दूर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था, चंगाई 4 45 डिग्री एल्टीट्यूड के पास उतरा था। भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। इस क्षेत्र की सतह चिकनी है। इस जगह पर ढलान लगभग ना के बराबर है। पहाड़ियां या गड्ढे भी नहीं है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में मौजूद है। दोस्तों चंद्रमा का साउथ पोलर रीजन एक बहुत ही अलग क्षेत्र और चांद का दुर्गम इलाका है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये इलाके पूरी तरह से अंधेरे में हैं। यहाँ पर तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। सूरज की रोशनी की कमी और बेहद कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई पैदा करते हैं। इसके अलावा सभी जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई हजारों किलोमीटर तक फैले हैं। दोस्तों यहाँ के वातावरण के कारण चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, या यूं कहें कि ये इलाके अनएक्सप्लोर रहे हैं। लेकिन कई ऑर्बिटर मिशनों से सबूत मिले हैं कि इन क्षेत्रों का पता लगाना बहुत दिलचस्प हो सकता है। इस क्षेत्र में गहरे गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणुओं की उपस्थिति के संकेत हैं। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने अपने 2 उपकरणों की मदद से चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति का संकेत दिया था। इसके अलावा यहाँ अत्यधिक ठंडे तापमान का मतलब है कि इस क्षेत्र में फंसा हुआ कोई भी सामान बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक जमा रह सकता है। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चट्टानों और मिट्टी बहुत उपयुक्त साबित हो सकती है। ये प्रारंभिक और मंडल के बारे में सुराग भी दे सकती है। दोस्तों ये क्षेत्र पृथ्वी के विपरीत है। इसकी स्पिन धुरी पृथ्वी की सौर कक्षा के तल से 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। दूसरे क्षेत्रों में चंद्रमा की दूरी केवल 1.5 डिग्री झुकती है। इस यूनिक ज्योमेट्री की वजह से चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास कई गड्ढों पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती है। इन क्षेत्रों को स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र या PSR के नाम से जाना जाता है। 2019 की एक रिपोर्ट में नासा ने कहा PSR में अपना रास्ता खोजने के लिए वहां पर पानी लंबे समय तक रह सकता है, यानी यहाँ पर पानी की खोज संभव है। LRO लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी रोबोटिक अंतरिक्ष यान वर्तमान में जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगे डिवाइस उपकरण के डाटा जो PSR सहित चंद्रमा के तापमान को मापता है, वो ये बताता है कि कुछ सतह इतनी ठंडी है कि सतह पर पानी एकदम स्थिर है। दोस्तों अधिकारियों ने इस मिशन के लिए बजट तय किया था। इस परियोजना के वैज्ञानिकों पर 75 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने आधिकारिक तौर पर पूरे मिशन की अंतिम लागत 615 करोड़ रुपए मापी थी। निवेश का एक मुख्य हिस्सा चंद्रयान 3 के मॉडल के लिए है। यह मॉडल एक रोवर और लैंडर को चंद्रमा के सतह पर ले जाता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के निर्माण में अपना 100% हिस्सा दिया था। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि पिछली दुर्घटना दोहराई ना जाए। इस बार हर कोई मिशन के बारे में कॉन्फिडेंट है। भारत में चांद पर जाने के मिशन की शुरुआत 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की एक बैठक में रखे गए एक प्रस्ताव के बाद हुई। एक साल बाद साल 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में इसकी चर्चा की गई। दोस्तों साल 2003 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। यह भारत का पहला डीप स्पेस मिशन और चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन बना। इस मिशन की चंद्रमा पर लैंडिंग सॉफ्ट नहीं होने के बावजूद 14 नवंबर 2008 को 8:35 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 1 के अंतरिक्ष यान के कक्षा में 312 दिन पूरे किए गए और चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की। इसकी कुल लागत 386 करोड़ रुपए आई थी। उम्मीद थी कि इस मिशन की लाइफ 2 साल होगी। दोस्तों चंद्रयान 1 के चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज में अहम भूमिका निभाई थी। 8 नवंबर 2008 को 5:05 पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश हुआ और 29 अगस्त 2009 को संपर्क टूट गया।
दोस्तों चंद्रयान 1 का मकसद चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के पानी की उपलब्धता और चंद्रमा की सतह पर हीलियम 3 और विकिरण प्रभावों का पता लगाना था। इस मिशन से नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 को ले जाया गया, जिसने चंद्रमा पर खनिजों में बंद पानी की खोज की पुष्टि करने की मदद की। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को स्वदेशी GSLV Mk3 M1 रॉकेट द्वारा 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह GSLV Mk3 लॉन्च रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। 4 अर्थ बाउंड मूवमेंट और ट्रांसलूनर इंजेक्शन को पूरा करने के बाद अंतरिक्ष यान को 20 अगस्त 2019 को चंद्र कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इसने 100 किलोमीटर चंद्र ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा की। 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर लैंडिंग की तैयारी में ऑर्बिटर से अलग हो गया। चंद्रयान 2 परियोजना की स्वीकृत लागत 603 करोड़ लॉन्च लागत को छोड़कर थी। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 M1 के जरिए लॉन्च किया गया था। 2 सफल डी ऑर्बिटिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए 7 सितंबर 2009 को लैंडर का पावर डिसेंट शुरू किया गया था। दोस्तों इसमें 3 मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान थे। लॉन्च ऑर्बिटल क्रिटिकल मैन्यूवर, लैंडर सेपरेशन, डीबूस्ट और रफ ब्रेकिंग फ्रेसी सहित अधिकांश प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को सफलतापूर्वक किया था। ऑर्बिटर अभी भी ठीक काम कर रहा है और सभी पेलोड पूरी तरह चालू है। दोस्तों ऑर्बिटर के पेलोड के मध्य से वैज्ञानिक अध्ययन और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और घूमने की तकनीक का प्रदर्शन इसका मकसद था। चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से कंट्रोल टूट गया। लैंडर और रोवर से कंट्रोल टूट जाने के बाद मिशन 1 साल तक सफलतापूर्वक चला। पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटल मौजूद नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है। दोस्तों चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। यह मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें कई फॉलबैक, वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता का कारण बनने वाली सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर है। चंद्रयान 3 की जाँच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी किए गए हैं। दोस्तों भारत की सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की 170 किलोमीटर 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 का वजन 3,900 किलोग्राम है। इसकी ऑर्बिट को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। इसकी वजह यही है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी GSLV Mk3 की क्षमता चंद्रयान 3 के वजन की तुलना में से 10 गुना ज्यादा है। इसरो के पास ऐसे मिशन यानी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाने में विशेषज्ञता के साथ साथ अनुभव भी है। मंगल मिशन, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए एक उपयुक्त परीक्षण मंच है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। भविष्य के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। दोस्तों चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए खोज जरूरी है। अगर यह परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को यह दिखाने के लिए भी यह मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कारगर हैं। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा।